राम नारायण पांडे इंटर कॉलेज कुसर संत कबीर नगर में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत है। जैसा कि आज हम क्लास 9 का सिलेबस सोशल साइंस लेकर के आपके सामने नए वीडियो के रूप में आया हूँ। हमने एक वीडियो इसके पहले डाला था इतिहास के अंतर्गत फ्रांस की क्रांति, जो कि क्लास 9 का पहला लेसन है। तो प्यारे बच्चों, फ्रांस यूरोप महाद्वीप का एक देश रहा है। फ्रांस में क्रांति होती है और फ्रांस में क्रांति का कोई कारण होता है। तो पहले हम थोड़ा सा आपको बैक में लेकर के हल्का सा चल रहे हैं। आपको हम बता दें कि फ्रांस की क्रांति कोई एकाएक क्रांति नहीं थी। जब जनतंत्र जनता के हिसाब से काम नहीं करता है, राजतंत्र जनता के हिसाब से काम नहीं करता है, प्रजातंत्र जनता के आधार पर नहीं चल पाता है, तो वही प्रजा, वही जन, वही लोग शासन के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ बगावत खड़ा कर देते हैं और उसी बगावती तेवर को क्रांति कहते हैं। तो हम आपको फ्रांस की तरफ लेकर के चल रहे हैं बच्चों। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, फ्रांस में 14 जुलाई 1789 ईस्वी को, फ्रांस में 14 जुलाई 1789 ईस्वी को कुलीन वर्गों द्वारा क्रांति का शुरुआत होता है। शुरुआत क्या होता है? फ्रांस में राजकीय कोष घाटे में चला जाता है। वहां का जो शासक होता है लुई 16वां और उसके तानाशाही शासका उसकी पत्नी जो होती है मेरी अंतवान, ये दोनों लोग मशविरा करके कहते हैं कि अगर नए करों का प्राविधान बना ले, नए टैक्स का प्राविधान बना ले, तो फ्रांस का जो आर्थिक कोष है वह भर जाएगा। अर्थात फ्रांस का जब आर्थिक कोष भर जाएगा तो हम फिर जैसे चाहेंगे उसका उपयोग और उपभोग करेंगे। अर्थात राजा के अंदर एक भावना जगती है, एक व्यवस्था आती है कि फ्रांस की जनता के ऊपर कर लगाया जाए। एक विडंबना देखिए क्या होता है वहां। फ्रांस में कुलीन वर्गों की एक संस्था होती है जिसे पार्लियामेंट कहते हैं, पार्लियामेंट वहां का होता है वो। तो जब उसने यह देखा कि हमारे कुछ विशेष अधिकारों को वहां का शासक लुई 16वां हटाने के पक्ष में है, फिर तो कुलीन वर्गों के अंदर आग लग गई और उसने बगावत करना शुरू कर दिया, राजा के खिलाफ आवाज खड़ा कर दी। ऐसे में 5 मई 1789 को राजा करों का प्राविधान करता है, करों की मंजूरी के लिए बैठक करता है और बैठक में बुलाता क्या है, सेक्रेटरी जनरल के अंतर्गत राजा करता क्या है, वहां 3 वर्गों का प्रतिनिधित्व रहता है। फ्रांस में राजा कुलीन वर्गों का एक विशेषाधिकार होता है, उसको हटा देता है, छीन देता है और पार्लियामेंट के द्वारा उसका विरोध किया जाता है कि हम करों को नहीं देंगे। तो ऐसे में राजा त्वरित एक बैठक करता है, स्टेटस जनरल जिसे हम कहते हैं, और जब उसने वो बैठक करता है तो वहां 3 समुदाय के लोग रहते हैं। शासन संचालन करने में जिनका रोल होता है वह 3 तंत्र होता है। प्रथम वर्ग होता है, प्रथम वर्ग में सदस्यों की संख्या 300 होती है। द्वितीय वर्ग में भी सदस्यों की संख्या 300 होती है, लेकिन जो तीसरा वर्ग होता है, तीसरे वर्ग में
सदस्य संख्याओं की संख्या 600 होती है, अर्थात इन दोनों लोगों के बराबर अकेले होते हैं वह सब। लेकिन विडंबना देखिए, फ्रांस में जब राजा राजशाही लोग वहां के स्टेट जनरल में आते हैं, बैठक जब शुरू होती है तो वहां एक प्राविधान बना दिया जाता है कि यहाँ किसान नहीं आएगा, यहाँ कामगार नहीं आएगा, यहाँ मजदूर नहीं आएगा, यहाँ स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है, यानी ऐसे सदस्य वहां आ नहीं सकते हैं। ऐसी स्थिति में होता है क्या, वहां जो तृतीय वर्ग होता है तो एक प्राविधान बनाया गया था वहां राजशाही व्यवस्था के अंतर्गत कि कभी भी फ्रांस में कैसे भी आपदा आ जाए, लेकिन राजा नए करों का प्राविधान अपने मनमाने ढंग से नहीं कर सकता है। नए करों का प्राविधान अगर उन्हें करना है तो वहां की पार्लियामेंट, वहां की स्टेट जनरल की मंजूरी लेनी होगी, और उस मंजूरी में प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग की भी मंजूरी होनी चाहिए। तो प्रथम और द्वितीय वर्ग तो राजा के पक्ष में थोड़ा सा झुकता है, लेकिन जो तीसरा वर्ग है जिनकी संख्या 600 होती है, वो सब साफ मना कर देते हैं कि ऐसे करों का बढ़ोतरी नहीं होगा, यहाँ वोटिंग होनी चाहिए। अगर वोटिंग होती तो इनकी संख्या चूंकि अधिक थी, ये लोग हावी हो जाते, राजा हार जाता। तो ऐसे में एक समस्या पैदा हुई वहां, और वहीं से क्रांति की शुरुआत होती है। फ्रांस में क्रांति की शुरुआत वहीं से होती है। अब हम आपको आगे लेकर के चल रहे हैं बच्चों। फ्रांसीसी क्रांति के कारण किसी भी राष्ट्र में, किसी भी देश में क्रांति का या किसी फसाद का कोई कोई कारण होता है। अब वो कारण क्या है, तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताना शुरू कर रहे हैं। जैसा कि फ्रांसीसी क्रांति के विभिन्न कारण, जैसे सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, वैचारिक कारण, आर्थिक कारण और तात्कालिक कारण। तो ये सब कारण मिलकर के फ्रांस में क्रांति का स्वरूप बना देता है। राजा की सत्ता को उखाड़ करके फेंकने की कोशिश की जाती है, यहाँ तक कि गुरोटी नामक मशीन में डाल करके राजा और रानी की मूर्तियों को काट दिया जाता है। वहां की जनता होनहार होती है, वहां की जनता अपने अधिकारों के प्रति सशक्त होती है, सजग होती है। तो ऐसे में जहां इस तरह की जनता हो तो वहां क्रांति असंभावी हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों हम स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताने जा रहे हैं। सामाजिक कारण के अंतर्गत, यानी फ्रांस में क्रांति का जो सामाजिक कारण था, उस सामाजिक कारण के अंतर्गत पहला पॉइंट है आपका साधारण वर्ग। फ्रांस में एक साधारण वर्ग होता है जिसमें कुछ वर्ग के लोग होते हैं, कामगार होते हैं, व्यापारी होते हैं, व्यवसायी होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर होते हैं। तो इनका एक वर्ग है, यह लोग क्रांति के विशेष अपना योगदान दिए। अगला वर्ग है सशक्त वर्ग। सशक्त वर्ग ने भी फ्रांस की क्रांति में अपना अमूल्य योगदान दिया। इस वर्ग के अंतर्गत वहां के जो संपन्न लोग थे, जिसे आप कुलीन वर्ग कह सकते हैं, कुलीन वर्गों ने भी जब देखा कि यहाँ का सम्राट हमारे पदाधिकारों को, हमारे अधिकारों को नोचने के चक्कर में पड़ा हुआ है और स्वयं का पेट भरने के चक्कर में पड़ा है, तो ऐसी स्थिति में वहां का जो सशक्त वर्ग होता है, जिसकी उपेक्षा की जाती है फ्रांस में, जिसका तवज्जो नहीं होता है फ्रांस में, वह वर्ग भी फ्रांस के सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांति की मशाल को लेकर के दौड़ पड़ता है। तो सामाजिक कारण के अंतर्गत एक दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा है किसान एवं कामगार वर्ग। इनकी हालत वहां पर ऐसी थी कि आप ये कह सकते हैं कि दो चक्कियों के बीच में पिस रहे थे। सामंती लोग भी इनको नोच रहे थे, राजा के लोग भी इन्हें नोच रहे थे। नए नए करों का जो प्रावधान लगता था, इस सारे करों का प्रावधान अगर किसी के ऊपर लगाया जाता था, कोई उसका भुक्तभोगी होता था,
तो आप जान लीजिए प्यारे बच्चों कि वह पूरा का पूरा टैक्स कर एक किसान और कामगार देते थे। किसान और मजदूर वर्ग देता था, अथक परिश्रम करता था, पसीना बहाता था, इनका परिवार भूखों मरता था, लेकिन अपने आमदनी का जो भी हिस्सा बचता था आधे से अधिक भाग सामंतों के लोग, लैंड लॉर्डों के लोग, राजा के लोग जबरन उन्हें वसूला करते थे। थक गए, जब आदी आ जाता है व्यक्ति तो अपने हाथ में एक मसाल जलाता है जिसे हम क्रांति की मसाल करते हैं। यानी सामाजिक कारण के अंतर्गत साधारण वर्गों का योगदान रहा क्रांति में, सशक्त वर्गों का योगदान रहा क्रांति में, और किसानों और कामगारों का भी योगदान रहा क्रांति में। यह सब राजा से आगे जा करके, फ्रांस के शासन से आगे जा करके क्रांति शुरू कर देते हैं। अगला कारण है धार्मिक कारण। किसी भी राष्ट्र में अगर क्रांति होती है, आंदोलन होता है, तो आज आप क्लियर हो जाइए, वहां सबसे अहम रोल होता है धर्म का। धर्म एक ऐसी दैविक शक्ति होती है जिसमें व्यक्ति धर्मांधता तक पहुंच जाता है, उसे अंध होकर के स्वीकार कर लेता है, और जब उसे पता चलता है कि इसमें हो क्या रहा है, जब तार्किक व्यवस्था उसमें आती है, तो व्यक्ति फिर उससे मुंह मोड़ना शुरू कर देता है। सेम स्थिति यही हो गई थी कहां पर? फ्रांस में। फ्रांस में क्या होता है? धार्मिक कारण के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता की कमी। फ्रांस में दो वर्ग होता है, एक कैथोलिक होता है जिसे राजा का संरक्षण प्राप्त है। कैथोलिक वर्गों को सरकारी नौकरियों में योगदान अनुदान दिया जाता है। कैथोलिक लोगों को सरकारी पदों पर रखा जाता है। कैथोलिक लोगों को सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। धन धान्य से लोग वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन एक जो दूसरा धर्म मानने वाला वर्ग था जिसे प्रोटेस्टेंट और यहूदी कहते हैं, यानी यहूदियों और प्रोटेस्टेंट वर्ग को वहां पर कोई तवज्जो नहीं थी। इनका शोषण होता था, इन्हें बदनाम किया जाता था, इन्हें परेशान किया जाता था, यानी धर्म में इनकी कोई अहम महत्ता नहीं थी। ये लोग अपने स्वाभिमान को खतरा में देखते हुए शासन तंत्र के खिलाफ क्रांति कर दी। अगला है पादरियों में भ्रष्टाचार। जब धर्म में सुधा और सुंदरी प्रवेश कर जाती है तो आप समझ लीजिए कि उस धर्म का पतन शुरू हो जाता है और उस राष्ट्र में एक नई मशाल जगेगी, एक नई क्रांति पैदा होगी, और यही क्रांति धर्म के माध्यम से फ्रांस में शुरू हो जाती है। ये जो पादरी वर्ग के लोग होते हैं, वहां के महामहिम होते हैं, चर्च का पूरा संपत्ति इनके नाम होता है, इनका एक अलग अपना बैलेंस कोष होता है जिसमें अनंत रुपयों पैसों का ढेर लगा होता है, और यह रंगरिंदियां बनाते रहते थे, जनता का शोषण करते रहते थे। तो ऐसी स्थिति में जब वहां की जन व्यवस्था देखी कि यह धर्म के नाम पर सिर्फ हमारा शोषण कर रहा है, जीवन आलिशान जी रहा है, तो ऐसे में जो है वहां की जनता इनके खिलाफ हो गई और फ्रांस में क्रांति का कारण बन गया। अगला है राजनीतिक कारण। किसी भी देश की क्रांति में मुख्य भूमिका अगर होती है तो राजनीतिक कारण होता है, शासन तंत्र होता है, शासन सत्ता होती है, राज सिंहासन होता है, और राज सिंहासन ही जो है, राज व्यवस्था ही जो है फ्रांस में क्रांति का कारण बन गया। तो आपको हम इसे बता रहे हैं राजनीतिक कारण के अंतर्गत पहला पॉइंट है लोकतंत्र शासन व्यवस्था। पूरा फ्रांस 40 भागों में बटा हुआ था। पूरे फ्रांस को 40 भागों में बांट दिया गया था और 400 से अधिक वहां पर ऐसे कानून बना दिए गए थे, ऐसे कर लगा दिए गए थे कि एक व्यक्ति यहाँ व्यापार कर सकता है तो एक व्यक्ति दूसरे जगह करों के बोझ से लग जाता था। यानी हर प्रांत में, हर राज्य में करों की विविधता थी। यहाँ पर यह कानून कहीं चोरी करना सही था तो कहीं चोरी करने के लिए एवज में फांसी दी जाती थी। ऐसा विभ्रांतक
जहां पर कानून रहेगा वहां क्रांति अवश्य होगी। अर्थात दोषपूर्ण शासन बंधन, तानाशाही रवैया, राजा का जनता के खिलाफ होना, अपूर्त संपत्तियों को पानी की तरह उड़ा देना, यह वहां की शासन तंत्र की विशेषता बन गई थी। तो ऐसे में वहां की प्रजा त्राहिमाम करके एक झंडा पकड़ गई, अर्थात क्रांति करो और शासन प्रशासन को हटा करके इनसे मुक्ति दो। अगला है शासकों की तानाशाही। वहां के जो शासक थे, वहां का शासक लुई 16वां, मेरी अंतवांत जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, यह लोग धन और संपदा को बहा रहे थे। जब राजा अपने प्रजा को अपने पुत्र के समान नहीं मानता है, जब उसका शोषण करना शुरू कर देता है, तो उस राजतंत्र के खिलाफ जनता विद्रोह कर देती है और उसी विद्रोह को हम सब क्रांति का रूप दे देते हैं, उसे हम क्रांति कहते हैं। तो इस तरह से फ्रांस में शासकों की तानाशाही व्यवस्था क्रांति को जन्म दे दी। अगला है राजाओं द्वारा फिजूल खर्ची। फ्रांस में यह काम पड़ा है, वहां की जनता रोटी के लिए तरस रही है, वहां का बच्चा पेट पकड़ करके रुदन करता है, परिवार में भूखमरी के कगार पर लोग पहुंच गए थे और राजशाही व्यवस्था में पानी की तरह धन को खर्च किया जा रहा था। ऐसी निरंकुश सरकार जहां रहेगी, ऐसी फिजूल खर्ची वाली सरकार जहां रहेगी, ऐसी फिजूल खर्ची वाले शासक जहां रहेंगे, वहां क्रांति अवश्य है। अर्थात राजाओं का फिजूल खर्च क्रांति को जन्म दे दिया। अगला है अमेरिका का स्वाधीनता संग्राम। उसी समय अमेरिका में स्वाधीनता संग्राम होता है और वहां के स्वाधीनता संग्राम को देख करके फ्रांस की जनता के अंदर भी एक भावना जगती है कि अमेरिका स्वतंत्र हो सकता है सामंतवादी व्यवस्थाओं से, औपनिवेशिक चंगुलों से, तो हम भी अपने शासक के इस भ्रष्टाचारी व्यवस्था से स्वतंत्र हो सकते हैं। जिसका हीरो फ्रांस में लफायते नाम का एक शख्स होता है, सेना का संचालन करता है और राज्य सत्ता के खिलाफ बगावती तेवर में क्रांति का मसाल लेकर के वर्साई की तरफ ऐसे नहीं जो है बास्केट की तरफ वह दौड़ लगा देता है। अगला है वैचारिक कारण। किसी भी राष्ट्र में क्रांति को जगाने के लिए, भड़काने के लिए बुद्धिमानों की भी जो है विशेष योगदान होती है। तो फ्रांस जैसे देश में कुछ विद्वान पैदा हुए, उनकी कुछ प्रसिद्ध किताबें थी, तो वह अपने कलम से ऐसा आग लगाए कि फ्रांस की जनता क्रांति करने के लिए विवश हो गई। अब वो कौन से वैचारिक लोग थे, कौन से बुद्धिमान थे, कौन से दार्शनिक थे, जैसे मॉन्टेस्क्यू द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक लिख करके जो है पूरे फ्रांस में हाहाकार मचा दिया था इसने। दूसरी तरफ रूसो सोशल कॉन्टेंट नामक पुस्तक लिख करके इसने साफ कह दिया मानव स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन जंजीरों में जकड़ात हो जाता है। ऐसी भावना जब फ्रांस की जनता के अंदर आई तो क्रांति का मसाल लेकर के आगे बढ़ गए। तीसरा है वॉल्टेयर लेटर्स ऑफ द इंग्लिश नामक वह पुस्तक इसने लिखा कि अंग्रेज के चूल खड़े हो गए, लंदन कांपने लगा। और आपको पता होना चाहिए कि वॉल्टेयर की पुस्तक लेटर्स ऑफ द इंग्लिश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इंग्लैंड के लोगों ने इसे रोक लगा दिया कि पुस्तक अगर ओपन हो जाएगी, जब तंत्र में अगर इसे बांट दिया जाएगा, जनता अगर इसे पढ़ लेगी तो इंग्लैंड की भी कलई खुल जाएगी, पूरे विश्व में विद्रोह मच जाएगा। इस पर पाबंदी भी लगा दी गई। अर्थात फ्रांस की क्रांति में वैचारिक योगदान भी जो है अहम रोल अपना पाता है। अगला है आर्थिक कारण। 1788 में फ्रांस में भयंकर अकाल पड़ता है, हजारों लोग भूख से तड़प जाते हैं। ऐसे में निरीह और गरीब जनता वहां की दुकानों को लूटना शुरू कर देती
देती है, होटलों पर अतिक्रमण करना शुरू कर देती है। राजा सैनिक बुलाता है, लेकिन सैनिक जनता के साथ खड़ी हो जाती है। अर्थात क्रांति में सेना का भी अहम रोल हो जाता है वहां। अगला है तात्कालिक कारण। किसी भी देश में जब घटना घटती है तो उसका कोई न कोई तात्कालिक कारण होता है। तो फ्रांस में भी तात्कालिक कारण हुआ। फ्रांस में तात्कालिक कारण क्या था? फ्रांस में पार्लियामेंट कर को मंजूरी नहीं देती है, जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया। और ऐसे में राजा सैनिक इकट्ठा करता है कि अगर यहाँ प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ग के सदस्य अगर कर बढ़ोतरी में सहयोग नहीं करेंगे तो हम सैनिक सत्ता के बल पर अपने सिंहासन को बचाऊंगा और राजतंत्र व्यवस्थात्मक सिस्टम में हम इनका खून बहा देंगे। तो ऐसी स्थिति में जनता विद्रोह कर बैठी, पार्लियामेंट से बाहर लोग आ गए और राजा के खिलाफ जुलूस निकाल करके क्रांति का श्री गणेश कर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर आएंगे, फ्रांस की क्रांति के परिणाम क्या हुए। तब तक के लिए धन्यवाद।